हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। आज हम लोग ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। सो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, आप लोगों का आंसर क्या होगा? टेल मी। Dryland agriculture means the agriculture practice which is solely depends on rainfall. We do not have irrigation facility available. We do not have much water to irrigate the crop. So in that case, we only depends on rainfall. अगर rainfall हुआ तो हम easily वो practice कर सकते हैं। वो agriculture जो practice है, जो crop raising का हमारा crop husbandry का practice है, वो हम easily कर सकते हैं। अगर irrigation नहीं है तो फिर definitely other source of water is either soil moisture और rainfall, right? So soil moisture कहाँ से आएगा? Rainfall होने से। और soil moisture धीरे धीरे डिप्लीट होता है through transpiration, through evaporation. So अगर rainfall sufficiently होता है और equally distributed होता है उसी पीरियड में, जैसे मानसून पीरियड हो गया, तो वहां पे हम लोग जो फार्मिंग करते हैं एंड जो फार्मिंग टोटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल है उसको हम बोलेंगे ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। This is also known as rain-fed farming. क्यों इसको rain-fed farming बोला जाता है? क्योंकि this is only depends on rainfall. This farming practice is only depends on rainfall. We do not have enough water to irrigate that crop, right? So mostly जो क्रॉप प्रोडक्शन है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में या फिर रेनफेड फार्मिंग में, वो डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर। तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको हम ड्राईलैंड फार्मिंग बोलते हैं। वहां पे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वहां पे पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन एक्सीड्स द टोटल प्रेसिपिटेशन। दिस इज पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन एंड दिस इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन डिफरेंट टाइप्स का होता है। सपोज ड्यू फॉर्म में होता है या फिर रेनफॉल होता है, वो भी एक प्रेसिपिटेशन है। उसके बाद फॉग होता है या फिर जैसे हमारा हो गया हेल स्टॉर्म होता है, राइट? These are certain types of precipitation. There are several types of precipitation. We will talk in our meteorology section. So potential evapotranspiration means evapotranspiration. What is evapotranspiration? This is the loss of water. Either evaporation means loss of water from surface, that may be a soil surface. So loss of water from surface. This is a physical process. Physical process. And transpiration. This is the loss of water from plant, from foliage, plant foliage, right? This is a physiological process. Physiological process. Okay. So evapotranspiration, that is loss of water here, is more than precipitation. प्रेसिपिटेशन जितना हो रहा है उससे अगर इवापोट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा तो फिर बहुत जल्दी जो सॉइल मॉइस्चर होगा वो डिप्लीट हो जाएगा, तो वहां पे प्लांट को इनफ मॉइस्चर जो है अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो उस केस में हम लोग उसको बोलेंगे ड्राईलैंड। ये ड्राईलैंड फार्मिंग का, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जहां पे ये कंडीशन प्रिवेल करता है। ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है कि हम लोग जो बोलते हैं कि मतलब 750 जो हमारा जनरल टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है कि एक 750 mm से कम होगा तो उस केस में हम लोग ड्राईलैंड फार्मिंग। सपोज आप एक कंसिडर कीजिए, सपोज हमारा व्हीट क्रॉप हो गया, इसको कितना वाटर चाहिए? इसको चाहिए 400 to 500 mm, राइट? अगर हम पल्सेस केस लेते हैं, पल्सेस जो कि सबसे लेस उसको वाटर चाहिए, राइट? 200 to 300 mm। और वहां पे रेनफॉल, हमारा जो रेनफॉल क्लासिफिकेशन है जिसको हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर मानते हैं, अगर हम वहां पे रेनफॉल देखते हैं कि 750 mm से वो लेस हो रहा है, तो उसको हम जनरल टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में हम लोग बोल देते हैं कि ये ड्राईलैंड फार्मिंग है। लेकिन यहाँ पे अगर लेस देन 750 mm हो रहा है, फिर भी अगर 600 mm हो रहा है, तो हमको पल्सेस के लिए 200 to 300 mm चाहिए, तो हम इजीली वहां पे 2 क्रॉप पल्सेस ले सकते हैं। वहां पे व्हीट क्रॉप इजीली ले सकते हैं विदाउट इरिगेशन, क्योंकि हमारे पास 600 mm रेनफॉल हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ गलत है। तो कहां पे हम लोग बोलेंगे ड्राईलैंड फार्मिंग हो रहा है? जहां पे पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन
इज ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन, तो वहां पे नेगेटिव वाटर बैलेंस हो रहा है। नेगेटिव वाटर बैलेंस मतलब जितना रेनफॉल हो रहा है उससे ज्यादा इवापोट्रांसपिरेशन में लॉस हो रहा है उसी पीरियड में, क्रॉप पीरियड में, सो दैट प्लांट को एनफ वाटर, सफिशिएंट वाटर थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड नहीं मिल पा रहा है। इसलिए वो जो कॉन्सेप्ट है ड्राईलैंड फार्मिंग वहां पे लागू होता है। अगर हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ज्यादा होता है तो फिर हम इजीली इरिगेट कर पाते हैं वहां पे क्रॉप को और क्रॉप फेलियर से उसको बचा पाते हैं। लेकिन हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी वहां पे नहीं है ड्यू टू इनसफिशिएंट रेनफॉल, ड्यू टू maybe other constraint like soil constraint, whatever soil we have that do not have that much water holding capacity for longer period, that may be sandy soil, that may be lateritic soil, right? So उनका water holding capacity भी कम है तो वो ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वाटर को होल्ड भी नहीं कर सकते। तो डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स आर देयर इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, वी विल टॉक लेटर ऑन इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो तो ये था मेन कॉन्सेप्ट जो है, लेकिन क्लासिफाई तो करना पड़ेगा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को बेस्ड ऑन रेनफॉल। दे हैव क्लासिफाइड अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन रेनफॉल, ओके, क्लासिफाइड एज ड्राईलैंड एग्रीकल्चर classified as dry farming, dryland farming, another is rain-fed farming. So the concept is negative water balance, but classification क्यों करते हैं? हमको स्टडी करने के लिए इजी होगा, हमको उसको मैनेज करने के लिए इजी होगा, इसलिए क्लासिफाई किया जाता है। तो बेस्ड ऑन रेनफॉल, whatever rainfall or whatever precipitation is happening in that particular locality, based on that we have dry farming, dryland farming and rain-fed farming. So dry farming कहाँ पे हम बोलेंगे कि dry farming एरिया है जहाँ पे less than 750 mm जो है रेनफॉल होता है। ड्राईलैंड फार्मिंग किसको बोलेंगे? जहाँ पे 750 to 1150 mm रेनफॉल रहता है। और रेन-फेड फार्मिंग जहाँ पे more than 1150 mm जो है रेनफॉल होता है, राइट? तो ये है बेस्ड ऑन रेनफॉल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। क्या क्या है? ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग। तो देख लेते हैं डिफरेंस क्या है ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग का डिफरेंस क्या है। एक तो हो गया, यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिख लेते हैं। पार्टिकुलर्स मतलब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर वो ये करता है, मतलब डिफर करता है। ये हो गया ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग, another is rain-fed farming, right? तो particulars फर्स्ट है हमारा रेनफॉल। रेनफॉल मैं आपको बता दिया हूँ, ये लेस देन 750 mm, ड्राई फार्मिंग का, ड्राईलैंड फार्मिंग का 750 to 1150 mm, रेन-फेड फार्मिंग का मोर देन 1150 mm, राइट? उसके बाद हमारा जो है रीजन, कौन से रीजन में ये फॉल करता है, ओके? तो जनरली ड्राई फार्मिंग जो है एरिड रीजन में ड्राई फार्मिंग क्या आता है, बिकॉज वहां पे रेनफॉल बहुत स्कैंटी रहता है। देन जो है सेमी एरिड रीजन में ड्राईलैंड फार्मिंग जनरली पाया जाता है। देन सब ह्यूमिड टू ह्यूमिड रीजन में जो है रेनफेड फार्मिंग क्या आता है। देन लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड, अब ये क्या बोल दिया सर आपने, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड है क्या? लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहां पे जिस ड्यूरेशन, मतलब वो एक ड्यूरेशन है, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड मतलब एक ड्यूरेशन है जहां पे क्रॉप को जितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर चाहिए उतना सॉइल प्रोवाइड कर पा रहा है वहां पे, राइट? क्रॉप को जितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, सॉइल उतना अमाउंट ऑफ वाटर क्रॉप को प्रोवाइड कर पाता है। प्लस मतलब यहाँ पे इस कंडीशन में इवापोट्रांसपिरेशन जो हो रहा है वो ग्रेटर देन सॉइल मॉइस्चर कंट्रीब्यूशन। सॉइल कितना वाटर प्रोवाइड कर रहा है एंड क्रॉप से कितना इवापोट्रांसपिरेशन हो पा रहा है उस फील्ड से। तो इवापोट्रांसपिरेशन, सॉइल मॉइस्चर कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन इवापोट्रांसपिरेशन एंड प्लस 100 mm रेनफॉल जो स्टोर्ड है सॉइल मॉइस्चर, उसको इवापोट्रांसपिरेशन करने के लिए कितना दिन लग रहा है, राइट? तो ये टोटल पीरियड जो है वो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड है। तो ये ड्राई फार्मिंग रीजन में लेस देन 75 डेज रहता है, लेस देन 75 डेज, राइट? लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड जो है ड्राई फार्मिंग रीजन में लेस देन 75 डेज रहता है और ड्राईलैंड फार्मिंग रीजन में 75 to 120 डेज रहता है एंड रेनफेड फार्मिंग रीजन में मोर देन 120 डेज रहता है। देन
एक्सटेंट ऑफ क्रॉप फेल्योर, एक्सटेंट ऑफ क्रॉप फेल्योर। ओके, एक्सटेंट ऑफ क्रॉप फेल्योर ड्राई फार्मिंग एरिया में मोस्ट कॉमन। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्कैंटी रेनफॉल होता है ड्राई फार्मिंग रीजन में, मोस्ट कॉमन रहता है। देन लेस फ्रीक्वेंट इन ड्राईलैंड फार्मिंग रीजन में एक्सटेंट ऑफ क्रॉप फेल्योर इज लेस फ्रीक्वेंट। देन रेनफेड फार्मिंग में रेयर, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल ठीक ठाक रहता है, राइट। तो उसके बाद है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है ड्राई फार्मिंग में? मेनली मॉइस्चर शॉर्टेज इज ए कॉन्स्टेंट, मॉइस्चर शॉर्टेज। मॉइस्चर शॉर्टेज कांस्टेंट कहां पे है? ड्राई फार्मिंग रीजन में। ड्राईलैंड फार्मिंग में बोथ शॉर्टेज एंड एक्सेस, शॉर्टेज एंड एक्सेस, एंड इट डिपेंड्स ऑन द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। शॉर्टेज कहां पे होगा? जहां पे सैंडी सॉइल होगा, या फिर जहां पे जैसे मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल का कम होगा और इवापोट्रांसपिरेशन सपोज ज्यादा हुआ, वहां पे शॉर्टेज होगा। एक्सेस कहां पे होगा? जैसे क्लेई सॉइल हो गया, किसी किसी ड्राईलैंड रीजन में क्या है, क्लेई सॉइल रहता है, तो क्ले सॉइल में एक्सेस मॉइस्चर हो जाता है, जब रेनफॉल बहुत ज्यादा हो जाता है एक्सेस मॉइस्चर हो जाता है, तो वहां पे ड्रेनेज भी करना पड़ता है। फिर रेनफेड फार्मिंग में जनरली एक्सेस मॉइस्चर रहता है। उसके बाद क्या है, नेसेसरी प्रैक्टिसेस क्या करना पड़ेगा? नेसेसरी प्रैक्टिस, बेस्ड ऑन नेसेसरी प्रैक्टिस इन ड्राई फार्मिंग एरिया मॉइस्चर कंजर्वेशन इज नीडेड। मॉइस्चर कंजर्वेशन इज नीडेड। क्यों मॉइस्चर कंजर्वेशन चाहिए? क्योंकि यहाँ पे स्कैम्पी रेनफॉल होता है, जितना रेनफॉल होता है उसको कंजर्व करके रखना पड़ता है to feed the crop. Then dryland farming area में moisture conservation as well as drainage चाहिए, moisture conservation as well as drainage। drainage कहाँ पे चाहिए? जहाँ पे clay soil रहता है और rainfall intensity उसी period में बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पे drainage की जरूरत है। Then rainfed farming में generally drainage हमको करना पड़ेगा। तो ये कुछ particulars है, आप देख लीजिए। जैसे ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग या रेनफेड फार्मिंग अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप कोई सिविल्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फिर सेमेस्टर एग्जाम में ये जनरली पूछा जाता है, इसका डिफरेंस, राइट। तो आपको ऐसे पर्टिकुलर्स बना के, जैसे हम लोग कितना पॉइंट डिस्कस किए, 6 पॉइंट्स, तो इसको आपको लिख देना है, राइट। सो जो क्लासिफिकेशन अभी हम लोग देखे वो था बेस्ड ऑन रेनफॉल। ओके, रेनफॉल को लेके ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग का क्लासिफिकेशन था। अब यूनेस्कैप क्या है? ये क्लासिफिकेशन क्या था? यूनेस्कैप क्या है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ये क्लासिफाई किया था ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को दो टाइप का, ठीक है। एक तो ड्राईलैंड फार्मिंग, अनदर इज रेनफेड फार्मिंग। तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से इसका जो क्लासिफिकेशन है, जैसे इन्होंने क्लासिफाई किया था ड्राईलैंड फार्मिंग किसको बोलेंगे? जहां पे रेनफॉल लेस देन 800 mm होगा, एंड रेनफेड फार्मिंग जहां पे मोर देन 800 mm होगा, राइट। और यहाँ पे जो ड्राईलैंड फार्मिंग है वो कौन से रीजन में आता है? एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। जो रेनफेड फार्मिंग है वो ह्यूमिड टू सब ह्यूमिड रीजन में बिलोंग करता है, राइट। देन जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये है अकॉर्डिंग टू यूनेस्कॉप, ये एरिड एंड सेमी एरिड, ये हो गया ह्यूमिड और सब ह्यूमिड। ओके, देन जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड है यहाँ पे ड्राईलैंड फार्मिंग में ये हो गया लेस देन 210 डेज। ओके, लेस देन 200 डेज, यहाँ पे मोर देन 210 डेज रेनफेड फार्मिंग में। देन मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्स ड्राईलैंड फार्मिंग में शॉर्टेज रहेगा और रेनफेड फार्मिंग में एनफ रहेगा। देन क्रॉपिंग सिस्टम क्या क्या सुइटेबल है, जैसे यहाँ पे ड्राईलैंड फार्मिंग में हम लोग हो गया सिंगल क्रॉपिंग और मोनोक्रॉपिंग, अनदर इज इंटरक्रॉपिंग, इसको ले सकते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग में। और रेनफेड फार्मिंग में हम लोग डबल क्रॉपिंग, ट्रिपल क्रॉपिंग में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एलजीपी है ज्यादा है एंड रेनफॉल भी बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा है टू सस्टेन डबल क्रॉपिंग ऑल्सो। देन कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? विंड इरोजन और वाटर इरोजन हो सकता है ड्राईलैंड फार्मिंग में, एंड मेनली वाटर इरोजन इन रेनफेड फार्मिंग। तो ये था अकॉर्डिंग टू यूनेस्कॉप क्लासिफिकेशन, दो टाइप का, ड्राईलैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग। ओके, उसके बाद उसका जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू यूनेस्कॉप। सो वो था रेनफॉल के हिसाब से, जो ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग हम लोग लिए
ये था यूनेस का आपका ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग, राइट। नेक्स्ट जो है हम लोग देख लेते हैं रिलेवेंस ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इन इंडियन फार्मिंग, राइट। इन इंडिया रिलेवेंस ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया, ओके। व्हाई वी शुड स्टडी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया, ओके। आपको पता है इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो 328 मिलियन हेक्टर है, राइट। इसमें से हम लोग नेट कल्टीवेटेड एरिया जो है, नेट कल्टीवेटेड एरिया अराउंड 144 मिलियन हेक्टर है, राइट। तो इसमें से ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस होता है वो अराउंड 60% एरिया जो रहता है हमारा रेनफेड रहता है, ओके। यानी यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहता है और टोटली डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। दिस एरियाज आर टोटली डिपेंड्स ऑन रेनफॉल एंड दिस 60% से, ये 60% से हम अराउंड 40 to 45% जो है क्रॉप्स यहाँ से प्रोड्यूस होता है। टोटल क्रॉप जितना फूड ग्रेन प्रोड्यूस होता है वहां से 40 to 45% फूड ग्रेन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, रेनफेड फार्मिंग एरिया से। तो होता क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट क्या क्या है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या है एफिशिएंटली जो है, लेस एफिशिएंटली हम लोग, ये एफिशिएंसी का सिंबल में ले लिया, तो लेस एफिशिएंटली हम लोग फर्टिलाइजर, यहाँ पे जो फर्टिलाइजर देते हैं या फिर सीड ये करते हैं, HYP यूज करते हैं, तो वो सारे जितना हमारा एक्सपेक्टेड जो पोटेंशियल यील्ड होना चाहिए क्रॉप का वो नहीं हो पाता है। हम लोग जितना फर्टिलाइजर वहां पे एक्सपेक्ट करते हैं उसका फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी हो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पे मॉइस्चर हमारा अवेलेबल नहीं है ठीक से, और मॉइस्चर और जो फर्टिलाइजर का सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप रहता है। मतलब मॉइस्चर अगर अवेलेबल होता है तो प्लांट वो जो फर्टिलाइजर हम अप्लाई करते हैं वो ठीक से सोलेबलाइज होकर प्लांट अपटेक कर पाता है। लेकिन ड्राईलैंड फार्मिंग केस में हम लोग ठीक से टाइमली उसको जो है इनपुट देना फिजिबल नहीं होता है, या फिर हम टिलेज करना चाहते हैं, टिलेज एक ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर कंडीशन में किया जाता है तो वो भी सुइटेबल नहीं हो पाता है, या फिर क्रॉप फेलियर होने का भी चांसेस बहुत ज्यादा है। तो हम लोग जो कॉमन एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है वो ऑप्टिमली नहीं कर पाते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग केस में। तो ये जो सारे है एग्रीकल्चर का जो हमारा एफिशिएंसी, इनपुट यूज एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाता है ड्राईलैंड फार्मिंग केस में। तो और हमारा जो मैक्सिमम जो पल्सेस है, पल्सेस हो गया, कॉटन हो गया, या फिर जो मिलेट्स हो गया, ये जनरली जो है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, ड्राईलैंड फार्मिंग में किया जाता है, राइट। मिलेट्स हो गया, पल्सेस अराउंड, कॉटन अराउंड 70-80%, या फिर पल्सेस अराउंड 80 to 90% जो है ये ड्राईलैंड फार्मिंग एरिया में, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इसको किया जाता है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में किया जाता है। और रिसोर्सेस में जैसे बताया यहाँ पे सब ऑप्टिमली यूज होता है, ऑप्टिमली यूज नहीं हो पाता है रिसोर्सेस जो भी है हमारे पास। देन तो होता क्या है यहाँ पे 60% एरिया से हम लोग ओनली 40% जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो यहाँ पे स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर हम ड्राईलैंड टेक्नोलॉजी अच्छे से डेवलप कर पाए तो हमारा जो, हाँ और एक बात, जो हमारा इरिगेशन पोटेंशियल है, हम अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल है वो अगर डेवलप कर लेंगे हमारा इंडिया में, तो भी हमारा 50% एरिया जो रहेगा, 50% लैंड वो रेनफेड रहेगा, राइट। 50% लैंड रेनफेड ही रहेगा, उसको हम ऐसा डेवलप नहीं कर सकते कि फुली हम लोग इरिगेशन में, इरिगेटेड लैंड में कन्वर्ट कर पाए, राइट। 50% लैंड जैसे भी हो वो रेनफेड कंडीशन में रेनफेड हमको करना पड़ेगा, राइट। तो फिर होगा क्या, यहाँ पे बहुत सारे 50% एरिया जैसे हमारा रेनफेड में रहा, तो हम अगर रेनफेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, रेनफेड एग्रीकल्चर को हम डेवलप करेंगे, डिफरेंट रेनफेड टेक्नोलॉजी, ड्राईलैंड टेक्नोलॉजी अगर डेवलप करेंगे, तो वहां पे जो स्कोप है हमको प्रोडक्शन इंक्रीज करने का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये टॉपिक रिलेवेंट है, राइट। To increase, there is scope to increase the food grain production from dryland agriculture or from rainfed farming. So हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट ड्राईलैंड टेक्नोलॉजी इसको डेवलप करना पड़ेगा इंडिया में, राइट। इसलिए ये स्टडी करना, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पढ़ना या फिर रेनफेड फार्मिंग के बारे में पढ़ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट थिंग इज प्रोग्रेस ऑफ ड्राईलैंड फार्मिंग इन इंडिया, ओके। इंडिया में इसका हिस्ट्री क्या है देख लेते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग का, देन कैसे प्रोग्रेस हुआ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। तो कुछ टाइमलाइन देख लेते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में भी पूछा आता है कई बार। सो ड्राईलैंड फार्मिंग जो प्रॉपर जो टेक्नोलॉजी है वो पहले स्टार्ट हुआ था, जो रिसर्च है ड्राईलैंड फार्मिंग के बारे में वो पहले स्टार्ट हुआ था 1923 में
इन मंजरी. ओके, मंजरी एक एरिया है नियर पुणे. 1923 में ये जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था बाय V.A. ताम्हाने. ओके, जो ड्राईलैंड रिसर्च स्टेशन, फर्स्ट रिसर्च स्टेशन जो ड्राईलैंड फार्मिंग का, वो स्टार्ट हुआ था मंजरी में नियर पुणे बाय V.A. ताम्हाने. इसको याद रखना, राइट. मंजरी 1923. ओके, देन 1933 में 1933, 1934, 1935 में कुछ ड्राईलैंड इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ था. तो ड्राईलैंड फार्मिंग इंस्टीट्यूशन रिसर्च स्टेशन जो है, रिसर्च स्टेशन 1933 में बीजापुर एंड सोलापुर में एस्टेब्लिश हुआ था ड्राईलैंड रिसर्च स्टेशन इन 1933. 1934 में हगारी एंड रायचूर रिसर्च सेंटर एट हगारी एंड रायचूर. एंड 1935 में रिसर्च स्टेशन एट रोहतक. ओके, ये कुछ रिसर्च स्टेशन 1933, 34 एंड 35 में एस्टेब्लिश हुआ था. 33 में बीजापुर एंड सोलापुर में ड्राईलैंड रिसर्च स्टेशन एस्टेब्लिश हुआ था. 1934 में हगारी एंड रायचूर में एस्टेब्लिश हुआ था. 1935 में रोहतक में एस्टेब्लिश हुआ था. देन 1944 में क्या हुआ था? 1944 में मोनोग्राफ ऑन ड्राईलैंड फार्मिंग इन इंडिया बाय एन.वी. कानितकर ने मोनोग्राफ ऑन ड्राईलैंड फार्मिंग ये डेवलप किए थे. देन 1944 में एन.वी. कानितकर ने मोनोग्राफ ऑन ड्राईलैंड फार्मिंग ये डेवलप किए थे. 1959 में कैजरी एस्टेब्लिश हुआ था. कैजरी क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट. सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पे एस्टेब्लिश हुआ था? जोधपुर में कैजरी एस्टेब्लिश हुआ था 1959 में. देन 1970 में AICRPDA ये एस्टेब्लिश हुआ था. AICRPDA मतलब ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर. ये 1970 में एस्टेब्लिश हुआ था, राइट, एट 23 लोकेशन. ओके, देन 1972 में इक्रिसैट एस्टेब्लिश हुआ था. इक्रिसैट इंटरनेशनल सेंटर रिसर्च सेंटर फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर. ओके, सेमी एरिड ट्रॉपिक्स. इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, राइट, इक्रिसैट. ये कहां पे एस्टेब्लिश हुआ था? हैदराबाद में 1972 में एस्टेब्लिश हुआ था, राइट. देन 1985 में क्रीडा एस्टेब्लिश हुआ था. सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर. क्रीडा एस्टेब्लिश हुआ था 1985 में. सो ये कुछ डेवलपमेंट है, ये कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि एस्टेब्लिश हुआ था डिफरेंट ईयर्स में एट डिफरेंट लोकेशन फॉर डूइंग रिसर्च ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर और रेनफेड फार्मिंग. What are the problems or constraints in dryland agriculture? What are the problems or constraints in dryland agriculture? Okay, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या कॉन्स्टेंट्स है इन ड्राईलैंड्स. ओके, तो कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे कि हम डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स पाते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग में. एक है क्लाइमेटिक कांस्टेंट, अनदर इज सॉइल कांस्टेंट. ओके, क्लाइमेटिक कांस्टेंट, सॉइल कांस्टेंट्स, देन टेक्नोलॉजिकल कांस्टेंट्स, देन सोशियो इकोनॉमिक कांस्टेंट. ओके, so these are certain constraints in dryland agriculture we find. So what are the climatic constraints? Climatic constraints means वहां पे जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, राइट, ह्यूमिडिटी लो रहता है, ह्यूमिडिटी लो रहता है. देन वहां पे रेनफॉल जो है वो लेस रहता है. रेनफॉल ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में बहुत लो रहता है, राइट. और ये जो रेनफॉल रहता है वो टाइमली नहीं रहता है, मतलब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, वो इक्वली मतलब
जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली नहीं रहता है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम पे ड्राई स्पेल आ गया, तो वो वहां पे उस केस में जो क्रॉप है वो सफर करता है, राइट। देन विंड स्पीड ज्यादा रहता है, विंड स्पीड, हॉट विंड फ्लो होता है जो कि क्रॉप के लिए अच्छा नहीं रहता है। देन सॉइल कंस्ट्रेंट में क्या है, लो ऑर्गेनिक मैटर, लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वहां पे जो सॉइल है वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लेस रहता है। देन ऑर्गेनिक मैटर लो रहता है, और वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेस रहता है, तो वहां पे न्यूट्रिएंट डायनामिक्स ठीक से नहीं काम नहीं करता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ठीक नहीं होता है, लो सॉइल प्रोडक्टिविटी रहता है, लो प्रोडक्टिविटी रहता है वो सॉइल का, राइट। सो हार्ड पैन, मोर हार्ड पैन डेवलप होता है, देन फ्रॉस्टिंग प्रॉब्लम दिखाया जाता है, राइट। सो दीज आर सर्टेन सॉइल कॉन्स्टेंट्स इन ड्राईलैंड फार्मिंग। देन टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट में क्या आता है, टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट जैसे ड्राईलैंड फार्मिंग एरिया में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं। देन जो जनरली जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी चाहिए होता है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, लेकिन हमारे पास जो वेराइटीज है वो लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज जनरली है, और नया टेक्नोलॉजी भी वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में या फिर रेनफेड फार्मिंग में, क्योंकि वहां पे मॉइस्चर ठीक से अवेलेबल नहीं होता है। तो वहां पे न्यू टेक्नोलॉजी जो भी है साइंटिस्ट जो डेवलप कर रहे हैं वहां पे ठीक से अडॉप्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल कांस्टेंट ये है। देन सोशियो इकोनॉमिक कांस्टेंट क्या है, जनरली ड्राईलैंड फार्मर्स जो है उनके पास ज्यादा जो है मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, वो मार्जिनल फार्मर्स यानी लेस देन 1 हेक्टर उनके पास लैंड रहता है। देन वो रिसोर्स पुअर फार्मर्स आर रिसोर्स पुअर, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं रहता है, और क्योंकि वहां पे तो प्रोडक्शन भी कम होता है तो फिर ज्यादा पैसा भी नहीं होता है, और उनका जो प्रोडक्शन है बहुत लो होता है, तो इसलिए दे आर सोशली ऑल्सो they are not sound, economically also they are not sound. So these are certain constants in dryland agriculture. Next हम लोग डिस्कस कर लेते हैं what are the options or management, how we can manage different natural resources in dryland agriculture, dryland area, how to manage resources in ड्राईलैंड एग्रीकल्चर और ड्राईलैंड एरिया, राइट। तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उस वहाँ पे जो लैंड रिसोर्स है उसको हम अकॉर्डिंग टू लैंड यूज प्लानिंग हम लोग कल्टीवेट करेंगे, राइट। लैंड यूज प्लानिंग मतलब आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओके लैंड यूज प्लानिंग और लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के हिसाब से वो जो लैंड रिसोर्स है उसको हम यूटिलाइज करेंगे। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन मतलब एरेबल लैंड में जो है एरेबल लैंड क्लास 1 to 4 जो है एरेबल लैंड है, और नॉन एरेबल लैंड जो है वो क्लास 5 to 8 जो है नॉन एरेबल लैंड है। तो एरेबल लैंड में हम लोग जनरल प्रैक्टिस जो है विथ सर्टेन मैनेजमेंट प्रैक्टिस उसको कैरी आउट करेंगे। नॉन एरेबल लैंड में हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री ले सकते हैं, डिफरेंट रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर सकते हैं। देन लैंड का कैपेबिलिटी क्लासेस हिसाब से मतलब लैंड कितना सुइटेबल है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, कौन सी क्रॉप के लिए सुइटेबल है, ये सारी चीज कंसिडर करके वहां पे हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे। देन सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस हम फॉलो करेंगे। सॉइल कंजर्वेशन कितना टाइप का होता है, जैसे हम एग्रोनॉमी मैनेजमेंट ले लिए, मैकेनिकल मैनेजमेंट ले लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री मेजर्स ले लिए, तो ये सारे सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हैं। देन मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए हम इन सिटू एंड एक्स सिटू मॉइस्चर कंजर्व कर सकते हैं, जैसे हम लोग पर्कोलेशन टैंक बना लिए या फिर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ सॉइल उसको भी इंक्रीज करने के लिए हम डिफरेंट मैन्योर्स या फिर ग्रीन मैन्योरिंग या फिर डिफरेंट प्रैक्टिसेस किए, तो फिर वहां पे मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेस, राइट। तो हम लोग अगर जो रन ऑफ होता है वाटर उसको चेक करते हैं डिफरेंट बॉन्ड्स या फिर कुछ स्ट्रक्चर देके, तो वहां पे पर्कोलेशन इजीली होता है और जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज बहुत इजीली होता है। रन ऑफ हम चेक करते हैं वहां पे। तो उसके बाद इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम अगर प्रैक्टिस करेंगे, राइट। हम लोग जानते हैं कि ड्राईलैंड फार्मिंग में हमारा मॉइस्चर शॉर्टेज रहता है, इसीलिए हम जो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है वो बहुत लो रहता है। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे बायो फर्टिलाइजर एज ए कंपोनेंट हम यूज करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे और हम लोग ऑर्गेनिक मैटर भी यूज करेंगे।
ताकि ऑर्गेनिक मैटर यूज करने से क्या होगा, सॉइल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी वो इम्प्रूव होगा। वहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन भी इंक्रीज होगा, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करने से देन स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा। तब क्या होगा, सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो इंक्रीज होगा, पोरोसिटी इंक्रीज होगा, तो अच्छे से जो है ग्रो करेगा। देन बायो फर्टिलाइजर अप्लाई करने से क्या होगा, जैसे हमारा मॉइस्चर अवेलेबल नहीं रहने से जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पाता था, और बायो फर्टिलाइजर अप्लाई करने से जो इनसॉल्युबल न्यूट्रिएंट है सॉइल में वो भी सॉल्युबल हो पाएगा, या फिर कुछ मोबिलाइजर्स है वो भी एक्ट करेंगे, तो जो क्रॉप का प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगा। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज बेस्ट ऑप्शन। देन इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर, जो डिफरेंट बेसिन से हमारा जितने भी लार्ज बेसिन है या फिर स्मॉल बेसिन है उसको हम कनेक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। बेसिन्स क्या होता है, जहां पे हम कैचमेंट एरिया से हम वाटर कलेक्ट करके जहां पे स्टोर करते हैं, और जहां पे हम लोग इरिगेट करते हैं उसी वाटर को, उसको बोलते हैं कमांड एरिया। आप अगर उसको नहीं पता, आप वाटर सेट मैनेजमेंट वाला जो कोर्स है उसको देख सकते हो जाके। तो बेसिन एरिया, जो डिफरेंट बेसिन एरिया जहाँ पे वाटर स्टोर होता है उसको हम इंटरलिंक करेंगे, ताकि जो जिस बेसिन से अगर वाटर खत्म हो गया तो वहां पे वाटर रिफिल हो पाएगा। तो इसीलिए हम इंटर बेसिन ट्रांसफर एक ऑप्शन है। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये एक ऑप्शन हम कर सकते हैं अगर रेनफॉल को हमको स्टोर करना है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, और क्रॉप को इरिगेट करना है इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऑप्शन है। देन ऑन फार्म इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट ये एक ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली जो है मेरा मोबाइल लाइक वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, तो मैं बात कर रहा था ड्राईलैंड में रिसोर्सेज कैसे मैनेज करना है। So in that we have covered a lot of points like you have seen earlier. So our last point was integrated farming system approach. So integrated farming system approach हम ड्राईलैंड में क्यों प्रीफर करें, क्यों फार्मर्स को सजेस्ट करेंगे, बिकॉज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट फार्म कंपोनेंट, जैसे क्रॉपिंग के साथ साथ हम लोग एग्रोफॉरेस्ट्री, सम फ्रूट ट्रीज, या फिर सम लाइक पॉन्ड, देन सम कैटल, देन मशरूम कल्टिवेशन, these are we are integratedly growing there. So we are integratedly cultivating there. So what happens if we are going for only crop cultivation? So if there is scanty rainfall in that particular year or drought situation appears, then we can lose all the crop produce, right? We cannot get some assured production from the crop. But if we go for integrated farming system, if we are relying on other resources, other economic output, so that we can get some assured production from either fruit trees or from mushroom cultivation or from cattle or from broiler or anything we are cultivating simultaneously with crop husbandry. So we would refer to go for integrated farming system in dryland, so that we can reduce our risk of production, right? So ये था कुछ important concepts about dryland agriculture, different characteristics, different differences, like different constraints, different strategies to manage the resources in dryland farming. So in the next class we will cover drought and droughts classification, how extent of droughts and different strategies to manage drought situation. So अगर आपको हमारा लेक्चर्स अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.